कभी सोचा है कि ज्योतिष की सारी कैलकुलेशंस, सारी भविष्यवाणियों के पीछे आखिर असली राज क्या है? ये एक ही शब्द में छिपा है, काल, यानी कि समय। तो आज हम इसी काल की फैसिनेटिंग दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ज्योतिष को असल में समय का विज्ञान कहते ही क्यों है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये काल है क्या, फिर इसके दो रूपों पर नजर डालेंगे। इसके बाद बात करेंगे ब्रह्मांड की एज की कैलकुलेशन की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर देखेंगे समय को नापने के 9 अलग अलग तरीके कौन से हैं, और आखिर में इन सबको ज्योतिष से जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। समझते हैं कि ज्योतिष और समय का ये गहरा रिश्ता है क्या। पता है, ज्योतिष का एक और भी नाम है काल विधान शास्त्र। इसका मतलब सीधा सा मतलब है समय के नियम बताने वाला साइंस। ये नाम अपने आप में ही सब कुछ कह देता है ना, कि ज्योतिष का कोर, उसकी धड़कन वो समय ही है। और ये बात कोई नई नहीं है। बहुत पुराने आचार्य लगध ने एक श्लोक में इसे बड़ी खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि वेद यज्ञों के लिए बने हैं और यज्ञ वो तो सही समय पर ही किए जाते हैं। इसीलिए जो इंसान समय के विज्ञान यानी ज्योतिष को जानता है, असल में वही यज्ञों का असली मतलब समझता है। मतलब टाइमिंग इज एवरीथिंग। तो ठीक है, ज्योतिष समय का विज्ञान है, पर सवाल तो ये है कि खुद समय क्या चीज है। वैदिक फिलॉसफी में ना इसका जवाब 2 हिस्सों में दिया गया है। चलिए देखते हैं कि वो 2 रूप क्या है। तो देखिए, समय को 2 तरह से देखा गया। एक है अमूर्त काल। इसे ऐसे समझिए जैसे ये समय का एक अनंत समंदर है, जिसका न कोई किनारा है न कोई शुरुआत। हम इसे फील कर सकते हैं पर नाप नहीं सकते। और दूसरा है मूर्त काल। ये उस समंदर से निकाली हुई कुछ बूंदें हैं जिन्हें हम अपनी घड़ी में देखते हैं। घंटे, मिनट, दिन, हमारी पूरी जिंदगी इसी मूर्त काल में चलती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि असली बुनियाद तो वो अमूर्त काल ही है। मान लीजिए वो एक नदी है जो हमेशा बहती रहती है, और मूर्त काल उस नदी से भरा हमारा एक गिलास है। अब सोचिए, अगर नदी ही ना हो तो गिलास में पानी कहाँ से आएगा। बिल्कुल वैसे ही उस अनंत समय के बिना हमारी ये गिने चुने पल हो ही नहीं सकते। और हाँ, यही मूर्त काल है, हमारी प्रैक्टिकल दुनिया। हमारी घड़ियां, हमारे कैलेंडर्स, त्योहारों की डेट्स, शादी ब्याह के मुहूर्त, ये सब कुछ समय के इसी मेजरेबल रूप पर टिका है। चाहे हम इसे आज की भाषा में घंटे मिनट बोलें या पुरानी भाषा में घटी पल। अच्छा, अब जरा अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम अपनी छोटी सी घड़ी से निकलकर सीधे यूनिवर्स के कैलेंडर पर जा रहे हैं। देखते हैं कि हमारे पुराने ग्रंथों में समय को बिलियंस ऑफ ईयर्स के स्केल पे कैसे नापा गया है। देखिए, इस बड़ी सी कॉस्मिक घड़ी की शुरुआत होती है युग से। कुल 4 युग हैं। अभी हम जिस कलयुग में हैं वो है 4,32,000 साल का। उससे ठीक पहले द्वापर युग था, जो इसका डबल था। उससे पहले त्रेता युग, जो 3 गुना था, और सबसे पहला सत्ययुग, वो कलयुग से 4 गुना लंबा था। सिंपल। अब देखिए ये सब जुड़ता कैसे है। इन चारों युगों को मिला दीजिए तो बनता है एक महायुग। फिर ऐसे करीबन 71 महायुगों को मिलाइए तो बनता है एक मनवंतर। और फिर 14 मनवंतर मिलकर बनाते हैं एक कल्प। और पता है ये एक कल्प क्या है? ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है। जस्ट 1 डे। तो ब्रह्मा का एक दिन कितना लंबा हुआ? सूर्य सिद्धांत के हिसाब से ये है 4.32 बिलियन सोलर ईयर्स। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना बड़ा है कि आज की मॉडर्न साइंस जो पृथ्वी की उम्र बताती है करीबन 4.5 बिलियन ईयर्स, ये उसके बहुत बहुत करीब है। कमाल की बात है ना? और एक और दिलचस्प बात, इस कैलकुलेशन पर भी पुराने थिंकर्स में डिबेट थी। जहां ज्यादातर ग्रंथ ये मानते हैं कि एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं, वहीं महान एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से कहा कि नहीं, 1008 महायुग होते हैं। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये सीरियस एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस थीं। चलिए अब उस बड़ी सी कॉस्मिक क्लॉक से उतरकर वापस अपनी दुनिया में आते हैं। वैदिक ज्योतिष सिर्फ बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात नहीं करता, वो हमें समय को नापने के 9 अलग अलग प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है जो अलग अलग कामों के लिए यूज होते हैं। इन्हें कहते हैं नवविध कालमान। अब इसमें ब्रह्मा की आयु से लेकर देवताओं का समय, पितरों का समय, और फिर वो आते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, मतलब सूर्य पर बेस्ड सौर, चंद्रमा पर बेस्ड चांद्र और नक्षत्रों पर बेस्ड नक्षत्र समय। चलिए इनमें से जो सबसे ज्यादा काम के हैं
उन्हें जरा पास से देखते हैं। तो पहला है सौरमान, मतलब वो समय जो सूरज के हिसाब से चलता है। जब सूरज एक राशि से दूसरी में जाता है तो महीना बदल जाता है। हमारे मौसम, मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब इसी से तय होते हैं। ये नेचर के बड़े साइकिल को समझने की चाबी है। फिर आता है सावन मान। ये और कुछ नहीं, हमारा 24 घंटे का दिन है। एक सनराइज से लेकर अगली सनराइज तक का वक्त। हमारे सारे कामकाज, डेली रिचुअल्स, जिंदगी की जो रोज की लय है, वो सब इसी सावन मान पर चलती है। और फिर है चांद्रमान, जो शायद हमारी सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए, दिवाली हो, ईद हो, करवा चौथ का व्रत हो या शादी का कोई मुहूर्त, हमारे ज्यादातर त्योहार और सोशल फंक्शंस इसी लूनर कैलेंडर से, मतलब चांद के घटने बढ़ने से ही तो तय होते हैं। तो हमने कहाँ से शुरू किया? यूनिवर्स के बड़े बड़े साइकिल से, और कहाँ तक आए? अपने डेली कैलेंडर तक। अब सवाल ये है कि इन सबको एक साथ रखकर देखें तो ज्योतिष के बारे में आखिर पता क्या चलता है? सार ये है कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने वाला कोई टूल नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा साइंस है जो हमें समय को उसकी टोटलिटी में, उसकी पूरी पिक्चर देखने का नजरिया देता है। मतलब यूनिवर्स के अनंत फ्लो से लेकर हमारी जिंदगी के एक एक पल तक, ये मैक्रो और माइक्रो को जोड़ने वाला एक ब्रिज है, एक पुल। और ये सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज की हमारी इतनी फास्ट पेस्ड जिंदगी है, हम मिनटों और सेकंडों में जीते हैं। ऐसे में समय के इन बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने चक्रों के बारे में सोचने का क्या मतलब हो सकता है? शायद ये हमें अपनी जिंदगी को एक बड़े पर्सपेक्टिव में, एक बड़ी तस्वीर में देखने की ताकत दे सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।